गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस और आज ट्रायल बैलेंस का थर्ड लेक्चर है। जितनी भी ट्रायल बैलेंस के बारे में थ्योरी या कंसेप्ट हमें डिस्कस करनी थी हम पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा। हाँ, फिर भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट का पिछला बैकअप तो देना ज़रूर चाहूँगा। एज पर अकाउंटिंग प्रोसेस पहले ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिकॉर्ड, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, फिर उनको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर मतलब हर चीज़ का एक अलग अकाउंट बनता है, सारे ट्रांजेक्शन्स उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन वहाँ के जमा होते हैं। पोस्टिंग के बाद होती है लेजर की बैलेंसिंग, हर अकाउंट का अलग उनका बैलेंस निकलता है। हमें मतलब उस बैलेंस से ही होता है, तो हमने कहा चलो एक समरी बना देते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस लिखेंगे। तो उस समरी का नाम है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है कि लेजर में जितने भी अकाउंट्स आपने क्रिएट करे हैं उनका जो फाइनल बैलेंस होता है उसको एक लिस्ट के तौर पे अपन एक पेज पे लिख देते हैं। अब क्योंकि अकाउंटिंग में दो साइड होती है, LHS और RHS, जिसको अपन बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो भाई बैलेंस भी दो तरीके का होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट के कॉलम में, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट के कॉलम में। अब बनने में तो आगे बैठा है उबाजी ले रहा, लात पड़ेगी जोर से। बनने में तो ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से, पर लेजर जितनी इंफॉर्मेशन वो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दे सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली खुद ही बैलेंसेस की लिस्ट बना के आपको दे देते हैं। आपको तो सिर्फ इतना छांटना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट के कॉलम में, कौन सा बैलेंस क्रेडिट के कॉलम में। सर ये कैसे पता पड़ेगा कि जो लोग कल एब्सेंट थे भाई ओ। अब देखो इतना सब कुछ बोला ना, उससे नतीजा क्या निकला कि उन लोगों ने बैलेंसेस की लिस्ट दे रखी होगी। हमें तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बैलेंस डेबिट का है कि क्रेडिट का है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सिर्फ 4 कैटेगरी के होंगे, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। 4 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। अब अगर असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो जब तक मेरे पास असेट है उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट। तो बस मुझे इतना आइडेंटिफाई करना है। अब सुनना, अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है ये अब से स्टार्ट हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि वो जो लिस्ट मुझे दे रखी है उसमें से कौन मेरा असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है और एक्सपेंस है। अगर वो मेरे लिए असेट है तो उसका बैलेंस लिखूंगा डेबिट के कॉलम में, लायबिलिटी का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट। बस ये टेबल कहाँ से आई, यही वाली टेबल है, इंक्रीज वाला कॉलम है, स्टार लगा दिया, नेचर लिख दिया, डन। ठीक है, रहेगा यार। मतलब यार ट्रायल बैलेंस में 100 बातों की एक बात, आज से लेके मतलब जब से शुरू हुआ है ट्रायल बैलेंस तब से लेके अभी तक का कंक्लूजन कि ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में आपको सिर्फ असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को पहचानना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। अब आप इतने चैप्टर्स पढ़ के आ चुके हो, जो जितना पढ़ के आया है उसको अकाउंटिंग की उतनी ही नॉलेज है, वो उतना ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन जो नया है, जिसने 10 दिन पढ़ा है, 5 दिन पढ़ा है, 15 दिन पढ़ा है या महीना भर पढ़ा है, उसके लिए बहुत सारी बातें नई आएंगी। अगर आपको कोई बातें नहीं लगे कि सर आप कह रहे हो कि ये फर्नीचर, तो फर्नीचर को आप असेट कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, फर्नीचर असेट कैसे हुआ, लोन लायबिलिटी कैसे हुई, सेल मेरे लिए इनकम कैसे हो गई, सैलरी मेरे लिए खर्चा कैसे हो गया। तो आपको कोई नया आइटम दिखे और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये असेट, लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस क्यों है, तो अगर है हिम्मत तो हैंड रेस करके क्लास में ही पूछ लेना। मैं थोड़े बहुत मजे लूँगा लेकिन बताऊँगा ज़रूर। और अगर आपको क्लास में पूछने से हेजिटेशन हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि यार सबको आता है मुझे ही नहीं आता, वैसे तो यहाँ पे सारे ही गधे हैं, किसी को कुछ नहीं आता मुझे छोड़ के, है ना, तो आप बिंदास पूछ सकते हो। फिर भी मन में 1% 2% की शंका रह जाए तो आप क्लास के बाद भी मुझे रोक के पूछ सकते हो। जब मैं यहाँ से स्पीड में जा रहा हूँ तो मुझे हाथ दिखा के रोक लेना और पूछ लेना, डन। जिसने की शर्म उसके फूटे, है ना। ओके, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मल तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना दिया मैंने, 3 कॉलम, नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ऊपर देखो क्या लिखा है,
और ढंग से समझना, उसका सिग्निफिकेंस समझना। लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अब एज ऑन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट, कि मैं ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट को बना रहा हूँ। अब क्योंकि रोज़ के ट्रांजेक्शन होते हैं, रोज़ ट्रांजेक्शन होगा तो वो रोज़ किसी ना किसी चीज़ के बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आज एग्जांपल समझो कि आज के दिन ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ तो राम का बैलेंस है 10,000। अब कल मैंने राम को 10,000 15,000 की चीज़ और सेल कर दी तो कल की तारीख में उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। रोज़ रोज़ ट्रांजेक्शन होंगे तो रोज़ रोज़ बैलेंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आप समझना ट्रायल बैलेंस के ऊपर उस ट्रायल बैलेंस की डेट लिखी जाती है ताकि हमें यह पता पड़ जाए कि इन बैलेंसेस की वैलिडिटी कब है, कि ये बैलेंस सिर्फ इसी तारीख को वैलिड है, इस तारीख के बाद हो सकता है कि इसका बैलेंस क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो। हम तो सिर्फ आपको ये इंटीमेट कर रहे हैं कि एट दिस डेट इन अकाउंट्स का ये बैलेंस था, आज क्या है आई डोंट नो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट balances extracted from the books of श्री बालाजी ट्रेडर्स। एक्सट्रैक्टेड, उन्होंने खुद ने लिस्ट बना के दे दिए। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018, तो मैंने लिखा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। डन। एज एट या एज ऑन एक ही बात कि 31 मार्च 2018 के बैलेंस है। वन बाय वन। सबसे पहला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। साला ये 31 मार्च 18, स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2017 का, तो एक साल पहले का, तो इसको लिखो ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखो इसको, ओपनिंग स्टॉक। और कल हमने बात करी थी कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है मेरे लिए, एक्सपेंस, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। इस साल की शुरुआत में मेरे पास ये स्टॉक पड़ा था जिसको मैंने इस साल बेच दिया है। इस साल बेच दिया मतलब इसका बेनिफिट इस साल मिल गया, जिसका बेनिफिट इस साल मिल जाए वो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। तो मैं लिखूंगा पूरी वही बात, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2017, बैलेंस कितना है इसका, 2,20,000। नेक्स्ट आइटम क्या है, परचेज। परचेज क्या है मेरे लिए, खर्चा, इसका भी डेबिट में आएगा बैलेंस 25,75,000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या है मेरे लिए, इनकम, तो इसका आएगा क्रेडिट साइड में, सेल्स 36,18,000। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, कॉपी तो कर रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, सिर्फ अमाउंट आइडेंटिफाई करके लिख देता हूँ। अगली चीज़ है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। ये चीज़ हो सकता है आपके लिए नहीं हो, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज मतलब किराया भाड़ा, कैरेज मतलब गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं ना, तो इधर से उधर तक गुड्स को लाने ले जाने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज। अब सर ये दो अलग अलग क्यों है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। अब बच्चों को क्या लगता है, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो एक तो इनकम होगी और एक एक्सपेंस होगा, ऐसा नहीं। कैरेज तो खर्चा है, दोनों ही। इनवर्ड और आउटवर्ड में फ़र्क क्या है कि जब गुड्स इनवर्ड आ रहे थे, जब मैं गुड्स परचेज कर रहा था, तब जो मैंने कैरेज पे किया वो क्या कहलाएगा, कैरेज इनवर्ड। अब जब मैं गुड्स माल डिलीवर कर रहा था, मतलब गुड्स जब बाहर जा रहे थे, तब जो मैंने कैरेज पे किया वो क्या कहलाएगा, कैरेज आउटवर्ड। ये दोनों के दोनों मेरे लिए क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो अमाउंट कहाँ आएगा, डेबिट साइड। एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। दोनों का अमाउंट कितना हो गया भाई, 3,000 एंड 1,200, 3,000 और 1,200। अगला है आपका रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स। पहले तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड के आपकी क्वेश्चन छपा हुआ है ना, कैरेज इनवर्ड ये क्वेश्चन है, कैरेज इनवर्ड इस साइड है, इधर वाली साइड में जहाँ मार्जिन है वाइट पेपर है वहाँ पे लिख दो किराया भाड़ा। किराया भाड़ा हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में, ठीक है, किराया भाड़ा। इनवर्ड को अंडरलाइन करके लिखो साइड में ऑन परचेजेस, आउटवर्ड को अंडरलाइन करके लिखो ऑन सेल्स। इनवर्ड को अंडरलाइन करके लिखना है ऑन परचेजेस, आउटवर्ड को अंडरलाइन करके लिखना है ऑन सेल्स, ठीक है। और दोनों को ब्रैकेट में बांध के लिखना है एक्सपेंस।
दोनों को ब्रैकेट में एक करके लिखना है कि दोनों के दोनों क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट, अब रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, अब ये दोनों अलग अलग है। रिटर्न इनवर्ड्स, गुड रिटर्न होके इनवर्ड आ रहा है, मतलब इसको बोलेंगे अपन सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड्स, ये गुड्स रिटर्न होके कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और ये दोनों कौन है हमारे लिए, गद्दार है ना, धोखेबाज है ना। ये अपने प्रिंसिपल नेचर से क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। कौन कौन ऐसा है जो कल नहीं था आज आया है, खड़े हो जाओ प्लीज। जो लोग कल नहीं थे आज आए हैं, वीडियो देख के आया तू, देख के आया, वेरी गुड, बैठ जा। देख के आया तू, देख के आया जगजीत, वीडियो देख के आया तो तूने ये बात देख ली थी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वाली बात देख ली थी। चलो बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, तू वीडियो देख ली थी, वीडियो पूरी, चलो बैठ जाओ, वेरी गुड, ओके। अब जिन्होंने वीडियो देख ली थी उनको तो समझ में आ रहा होगा। कल अपन ने इन गद्दार और धोखेबाज को आइडेंटिफाई कर लिया था कि गद्दार धोखेबाज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो तीन लोग, ना असेट है, ना लाइबिलिटी है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है। कौन कौन है वो लोग, लिख देता हूँ आपकी पहचान के लिए। एक तो है परचेसेस रिटर्न, एक है सेल्स रिटर्न और एक है ड्राइंग्स। अब ये जो तीनों ही धोखेबाज हैं, इनका खुद का कोई नेचर नहीं होता, ये जुड़े हुए रहते हैं इनके प्रिंसिपल अकाउंट से। परचेज रिटर्न जुड़ा हुआ है परचेजेस से, सेल्स रिटर्न जुड़ा हुआ है सेल्स से, और ड्राइंग्स जुड़ा हुआ है कैपिटल से। ये जुड़े हुए हैं इनसे, पर जाते हैं इनके अपोजिट साइड। सेल मेरे लिए, परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, क्या होगा, डेबिट, तो परचेज रिटर्न जाएगा क्रेडिट साइड। सेल इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न जाएगा डेबिट साइड। कैपिटल लाइबिलिटी है, क्या होगा, क्रेडिट, तो ड्राइंग्स जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, अब रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड इनका सिनोनिम्स है, इनका दूसरा नाम है, उर्फ, है ना। रिटर्न इनवर्ड्स उर्फ सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड उर्फ परचेज रिटर्न। आप कैसे पहचानोगे, रट्टा नहीं मारना बेटा, अगर रट्टा मार रहे हो तो फिर आपको मेरी जरूरत नहीं है घर पे बैठ के मारते रहना, यहां पे तो समझना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड्स, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स तो समझते हो ना, इनवर्ड्स आने वाली चीज, आउटवर्ड्स जाने वाली चीज, तो गुड्स रिटर्न होके इनवर्ड आ रहे हैं, तो मैंने बेचे थे तभी तो वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न होके बाहर जा रहे हैं तो मैंने खरीदे होंगे इसलिए बाहर जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न सेल्स के अपोजिट, पहले कौन सा दे रखा है आपको, रिटर्न इनवर्ड्स, मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स का अपोजिट। सेल ने तो कर रखी 2 के साथ शादी, सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। कितना है बेटा, 85,000, तो सेल्स रिटर्न, देख कैसा मार्कर है यार, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड 85,000। अब यार थोड़ी सी अकल लगा लेना, अगर आपने एक को पहचान लिया है तो दूसरे को तो अपने आप ही लिख देना कि अगर सेल्स रिटर्न डेबिट साइड है तो परचेज रिटर्न कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड 20,000, है ना। अब कंफ्यूज मत होना, सर ये तो गलत बात हो गया ना, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को तो एक साथ लिख रहे हो, और रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स को अलग अलग लिख रहे हो, ये तो गलत है ना सर। लिखो तो दोनों इनवर्ड को एक साथ, दोनों को आउटवर्ड। तो भैया ये अपने बाप की रात थोड़ी चल रहा है, हमारे घर की खेती थोड़ी है, सबका नेचर अलग अलग है, जैसा जिनका नेचर है वैसा वैसा लिखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो आगे क्या है। अगला है डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या है मेरे लिए, असेट 3,20,000 डेबिट साइड में, और क्रेडिट क्या है मेरे लिए, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी 1,74,000 क्रेडिट साइड में। अगला है बैड डेट। बैड डेट मतलब खर्चा, डूबत, बैड डेट मतलब डूबत खाता। डेटर्स क्या, बता दो बताओ। डेटर्स 2 तरीके के होते हैं। डेटर्स मतलब जिनसे मुझे पैसे लेने, मतलब आप सबको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपसे फीस लेनी है, तो आप सब कौन हो मेरे डेटर्स। अब डेटर्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके जैसे गुड डेटर्स जो टाइम पे अपना पैसा दे देते हैं, एक होते हैं आप में से ही छुपे हुए कुछ बैड डेटर्स जो टाइम पे अपना पैसा नहीं देते, भग जाते हैं, तो वो पैसा हमारा बेचारा डूब जाता है। तो पैसा डूब गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बैड डेट। ठीक है, अब आपका पैसा डूब गया, फायदा के नुकसान, नुकसान,
खर्चा क्या होगा, ये डेबिट। ठीक है मोइन, ओके। कितना है अमाउंट, 6000 डेबिट साइड। अगला बोलो नेक्स्ट कौन है, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट साइड 4200। नेक्स्ट कौन है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट साइड 3400। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस 1,85,000। स्टेशनरी भी एक्सपेंस है, सारी चीज़ें खर्चे, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, वेजेस एंड सैलरीज। इन्वेस्टमेंट असेट डेबिट साइड 3 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्टार मार्क कर लो, क्या है ये, इनकम। आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या है ये मेरे लिए इनकम। इनकम है तो क्रेडिट साइड 27,000। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस असेट 12,400। देन प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस को लिखो बिल्डिंग, प्रीमाइसिस को लिखो बिल्डिंग। बिजनेस करने की जो प्लेस होती है उसको बोलते हैं अपन प्रीमाइसिस। तो ये हमारे लिए क्या है, असेट 6 लाख डेबिट साइड। नेक्स्ट फिक्सचर्स, दीवार में फिक्स होने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, फिक्सचर्स। तो ये भी एक तरीके का फर्नीचर ही है, क्या है मेरे लिए, असेट। असेट है तो डेबिट साइड 1,40,000। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस, खुद ही बोल रहा है एक्सपेंसेस 5,200। फिर क्या है, मिसलेनियस इनकम, इनकम बोल रहा है 1,400। फिर क्या है, लोन फ्रॉम ICICI बैंक। अंग्रेजी आती है क्या आप लोगों को, लोन लिया है कि दिया है, लोन हमने लिया है, हमने लोन लिया है तो असेट की लायबिलिटी, वेरी गुड, जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। कितना है अमाउंट, 2,50,000। नेक्स्ट बोलो अगली चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन अबाउ। ऑन अबाउ, अबाउ मतलब ऊपर वाले आइटम पे इंटरेस्ट। ऊपर क्या था, लोन, वो जो लोन मैंने लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है कि लेना है। मैं लोन लूंगा तो इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, पागल हो रहे हो क्या, क्या पढ़ा रहे हो, यूं क्या बोल रहे हो, यूं, अबे क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहा है। ऑब्वियसली आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। इनकम का एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस तो डेबिट साइड। अमाउंट बोलो कितना है, 30,000। कैपिटल लाइबिलिटी, सर कैपिटल लाइबिलिटी कैसे हुआ, हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में तो हमें तो उस बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा, तो ये तो मेरे लिए असेट होना चाहिए। एक मिनट मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, सीधी सर, हम बिजनेस की साइड है, हम बिजनेसमैन की साइड नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, समझा। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया बिजनेस के लिए तो क्या है वो लायबिलिटी, उस बंदे के लिए क्या होगा वो असेट। मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ, बिजनेस की। तो कैपिटल मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। कितना है, 7 लाख क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट प्रोप्राइटर्स विड्रॉवल। देखो कैसी नई नई अंग्रेजी लाते हो। प्रोप्राइटर्स विड्रॉवल मतलब ड्राइंग्स, लिखो वहां पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स म्हणजे धोखेबाज, कैपिटल से कहां जाएगा ये, अपोजिट साइड, कैपिटल क्रेडिट, तो ड्राइंग्स डेबिट। ओए समझ में आ रहा है क्या तेरे को सुमन, हाँ। कितना है अमाउंट, 60,000। नेक्स्ट कंप्यूटर असेट डेबिट साइड 90,000। फिर गुडविल असेट डेबिट साइड 1,60,000। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 नॉट एडजस्टेड, अंडरलाइन करो, नॉट एडजस्टेड, लगा दो 3 स्टार। अब बताओ क्या है ये, असेट, लायबिलिटी, इनकम है क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस। क्यों, तो नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंस होगा तो असेट है, हाँ। प्रीवियस ईयर मतलब क्या, हमारा ये वाला साल कौन सा है, 31 मार्च 2018। और 31 मार्च 2018 को जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। पहले तो डेट ही समझो आप लोग। सर मैं जो ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ कब बना रहा हूँ, 31 मार्च को। 31 मार्च को बना रहा हूँ मतलब ईयर एंड
तो ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018। तो जो 1 अप्रैल का स्टॉक है वो मेरे लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक। और जो 31 मार्च का है ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये समझे कि नहीं समझे? मैं जिस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ उसके स्टार्टिंग का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, एंड का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। डन। ओपनिंग स्टॉक मैंने साल भर में बेच दिया होगा, बेनिफिट मुझे मिल गया, क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक एंड में बचा हुआ है, नहीं बिका सर, कब बिकेगा? अगले साल। बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। क्या है ये मेरे लिए? असेट है कि नहीं? समझे कि नहीं? अब याद रखो ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग एंड वाला असेट। डन। कहाँ आना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आना चाहिए? असेट है ना, कहाँ आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आजा चलो, तुम सारे 1.5 क्षण देख देख के जवाब देते हो, तुक्का मारते हो। ये बात तो बोल दो, तुक्का मारते हो तो वही देख देख के जवाब देते हो। अच्छा सुन लो प्लीज, यहां देखो। पहले तो तुम अच्छे से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को पहचान लो। जब जान पहचान हो जाएगी तो समझ में आएगा कि खड़ूस है, कि इसका नेचर बढ़िया है, कि संखी है, कि ढंग से बात करता है। पहले पहचान लो। अकाउंटिंग होती है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, अकाउंटिंग पीरियड्स के हिसाब से, मतलब साल दर साल की अकाउंटिंग होती है। इस साल अकाउंटिंग करो, रिजल्ट बनाओ, फिर अकाउंटिंग करो, फिर रिजल्ट बताओ। रिजल्ट बताओ मतलब बताओ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नतीजा क्या निकला पूरे साल का, है ना। तो अब ये जो पूरा साल है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को। तो यार पिछले साल जो 31 मार्च का स्टॉक था वो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल के लिए ओपनिंग। फिर ये साल खत्म हुआ तो 31 मार्च को दुकान तो वापस खाली हुई नहीं, होगी नहीं। तो इस साल जो एंड में मेरे पास स्टॉक है, डे के एंड में, ईयर के एंड में, वो स्टॉक क्या है? मेरा क्लोजिंग स्टॉक, जो अगले साल के लिए क्या बनेगा? अभी अगले साल की क्यों बात कर रहे हो? अभी तो इस साल की बात करो कि इस साल के लिए तो क्या है? ये क्लोजिंग। ये वाला स्टॉक इस साल के लिए क्या है? क्लोजिंग। ये वाला स्टॉक इस साल के लिए क्या है? ओपनिंग। पहचान गए? ओपनिंग और क्लोजिंग को पहचान गए कि ईयर की स्टार्टिंग डेट का ओपनिंग, एंड डेट का क्लोजिंग। बच्चों जैसी बात है तो नेचर पहचानो। जो ईयर के स्टार्टिंग में मेरी दुकान में माल था वो तो साल भर में बिक गया होगा ना, बेनिफिट मिल गया होगा, तो ये क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। कहाँ लिख दिया मैंने? डेबिट साइड। अब जो एंड में मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, बिका ही नहीं, ये तो कब बिकेगा? अगले साल। बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। ये भी कहाँ आना चाहिए? डेबिट साइड। है कि नहीं? आना चाहिए, आता नहीं है। क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में, गारंटीड। कि जब आपका प्रैक्टिकल होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन नहीं करते, उसको हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे स्टॉक नोट में लिखते हैं कि नोट, ट्राई का नोट, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च इज दिस। इसको लिखते ही नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर। क्यों? सोचो। ये किसने बताया तेरे को? किसने बताया तेरे को? हाँ हाँ, तेरे को दीदी को किसने बताया तेरे? ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा क्या बोल? नहीं, बोल क्या बोल? बोल तो सही। क्या मुझे आता? स्कूल में है, यही बोला था ना? ओके। तेरे जैसे 100 पढ़ के जाते हैं हर साल,
10 साल हो गए। अच्छा सुनो, बिल्कुल सही बोला उसने। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अभी ओपनिंग स्टॉक को भूल जाओ, बाद में समझेंगे। मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट ही किया है, स्टार्ट किया, पूरे साल भर में मैं 10 लाख रुपए का माल परचेस करके लाया। परचेस क्या है मेरे लिए? खर्चा, क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो माल मैं परचेस करके लाया उसको मैं इस साल बेच दूंगा। ये मेरे लिए क्या है? खर्चा। पर पॉसिबल थोड़ी है कि सारा ही सारा माल बिक जाए। ईयर एंड पे कुछ तो बचेगा ही बचेगा, दुकान खाली तो हो नहीं सकती। तो उस 10 लाख में से ये जो मैं 10 लाख का माल परचेस करके लाया पूरे साल भर में, उसमें से 2 लाख रुपए का माल बच गया। अब ये जो माल बच गया, हितोशी आ जाओ वापस, ये जो 2 लाख रुपए का माल बच गया, ये अगले साल बिकेगा, तो आप कह रहे हो कि ये स्टॉक है, तो 10 लाख का आपका क्या है? खर्चा है। अब आपने पैसे दिए हैं 10 लाख, आप कह रहे हो 10 खर्चा और 2 मेरे लिए असेट, तो टोटल माल कितने का हो गया? 12 का। गलत है ना? आप अगर 2 लाख को असेट कह रहे हो तो पहले आप करेक्शन तो करो। क्या करेक्शन करो? कि जो 10 लाख का माल खरीद के लाया था उसमें से 2 लाख का बच गया, तो उस 10 में से 2 लाख का मेरा असेट है और 8 लाख का मेरा क्या है? एक्सपेंस है कि नहीं? यही मतलब हुआ ना कि 2 का अगर माल बच गया है तो बिका कितने का? 8 का। तो आपका खर्चा कितना है? 8 का। तो आपने पूरे परचेज को यहां पे क्यों लिख दिया? पूरे को खर्चा क्यों मान लिया? आपको ये परचेज क्या करनी चाहिए? पहले एडजस्ट करनी चाहिए कि पूरे 10 को खर्चा नहीं मान सकते। 2 लाख का माल आपका बचा हुआ है, तो आप इस 2 लाख को उस परचेज में से एडजस्ट करो, तो आपकी परचेज आएगी 8 और क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे असेट आएगा 2। ट्रायल बैलेंस में पैसा कितना आएगा? 10 लाख। अभी जो स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन सा लिखा हुआ है? नॉट एडजस्टेड। तो आपने इस स्टॉक को एडजस्ट नहीं किया, मतलब ये स्टॉक ऑलरेडी किस में शामिल है? परचेज में शामिल है। तो अगर आप पूरा परचेज ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हो तो स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। कौन सा वाला? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब मैं इसी एग्जाम्पल को, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगता है लेकिन शांत मन से ध्यान देके सुनोगे तो समझ में आएगा। मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। साल मेरा बीत गया, 10 में से 2 बच गया, अब नया साल आ गया, अब वो साल खत्म, अब मैं नए साल में। नए साल में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2, जो पिछले साल का ही था। क्या मान रहा हूँ मैं? खर्चा है, इस साल बिक जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। इस साल मैं 12 लाख का माल और परचेस करके ले आया। 2 का तो था ही सही, 12 का और परचेस करके ले आया। कितना हो गया माल? 14 का। कितने का हो गया? 14 का। 14 में से मैं कहता हूं 3 लाख का माल अभी भी मेरे पास बचा हुआ है ना? इसका मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ आपका? 11 हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको यहां पे स्टॉक के नाम पे बताना चाहिए था 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। परचेज कितना बताना चाहिए था? 12 में से 3 तो बचा हुआ है ना, परचेज कितना बताना चाहिए था? 9, ताकि 9 + 2 कितना हो जाता? 11 हो जाता। अगर आप यहाँ पे पूरा 12 लाख लिख रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर नहीं आएगा, कहाँ आएगा? बाहर आएगा। और अगर आप ये परचेज में से एडजस्ट कर देते हो तो परचेज आपको लिखनी चाहिए 9 और फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आएगा स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 3 लाख इनर कॉलम में। समझे कि नहीं समझे? तो 100 बातों की एक बात, धीरे धीरे बोलता हूँ। जो बात बोल रहा हूँ वो समझने की नहीं है, वो याद रखने की है। क्या? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी, जो बच्ची ने बोला बिल्कुल सही बोला, भले ही दीदी ने समझा लेकिन उसको याद रहा। वेरी गुड, तालियां बजा दो प्लीज, जोर से तालियां बजा दो प्लीज। अबे ऐसे मरियल की तरह तालियां बजाते हो गया, यूं समझो खुद के लिए बजा रहे हो। जोर से बजाओ तालियां। अबे लूले, एक हाथ से ताली बजा रहा है। मम्मी ने सिखाया, जैसे को जैसा नहीं से बोलते। ठीक, क्या? अब याद रखने वाली बात, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में इंक्लूड होता है। क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में इंक्लूड होता है। क्योंकि वो ऑलरेडी, जोर से बोलो, क्योंकि वो ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑलरेडी, आर्यन और जतिन बोलेंगे सिर्फ, क्योंकि वो ऑलरेडी
सिर्फ जतिन बोला क्योंकि वो ऑलरेडी सब साथ में जोर से बोलेंगे, शब्द की आवाज आ रही, तुम्हारी भी जानी चाहिए, ठीक है। इतना परेशान कर दो कि उसको लगे कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक है, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, लेकिन अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाए एडजस्टेड, क्या लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक को अब परचेज में से एडजस्ट कर चुके हैं, परचेज में से माइनस कर चुके हैं, अब परचेज मेरी 8 लाख से शो हो रही है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो लास्ट बात, 1000 बातों की एक बात कि अगर क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड है तो एडजस्ट नहीं कर रहा ना भैया, तू कहाँ चल, बाहर चल, यहाँ अंदर कौन रहेगा, जो एडजस्ट कर रहा होगा वो। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है तो कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर, असेट है, डेबिट साइड में, नॉट एडजस्टेड लिखा हुआ है तो चल निकल, बाहर निकल, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या था, इनपुट IGST और आउटपुट IGST। इसकी बात अपनी हो गई थी कि जो इनपुट है वो तो मैंने पे कर रखा है, जब माल खरीद के लाया था जो टैक्स पे किया था वो तो मुझे वापस मिल जाएगा, क्या है मेरे लिए, असेट। तो इसको तो मैं लिखूंगा असेट साइड में 40,000, असेट साइड मतलब डेबिट साइड। और आउटपुट IGST जो है वो तो किस पे है, सेल पे। मैंने माल सेल करा है तो मैंने टैक्स कलेक्ट करा है, टैक्स कलेक्ट करा है तो गवर्नमेंट के नाम पे कलेक्ट किया है, मुझे अब गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, तो मेरे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। कितना है, 50,000। और फिर मैं बैठ के टोटल करूँगा दोनों साइड का। आप जब टोटल करोगे तो आपको याद आएगी आपकी दादी, नानी और उनके साथ उनकी सारी बुढ़ाऊ सखी सहेलियाँ, पूरा का पूरा खानदान। क्यों? क्योंकि आप तो यहाँ पे चलाओगे साफ, सारे जीरो इधर उधर बग रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओ तो ज़ीरो को ज़ीरो से मिलाते हुए चलाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कॉमा, 3 जीरो के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना आता है ना। एग्जाम्पल, ये 5 लाख है तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए 5 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, और फिर कॉमा भी कैसे लगेगा, ऐसे। पता है ना सबको ये बात? तो ऐसा कॉमा चलता जाएगा और डिजिट से डिजिट मिलती जाएगी, ताकि अपन वो जो हमारा मोहल्ले वाला जो परचून वाला है वो जैसे टोटल लगाता है एक से एक डिजिट मिला के, वैसे अपन टोटल लगा पाए। नहीं तो तुम्हारा डबल टाइम वेस्ट होगा। तुम सारी चीज़ें यहाँ लिखोगे, फिर टोटल करने के लिए सारी चीज़ें रफ में भी लिखोगे, ठीक है। तो प्लीज़ कलाकारी इसी में है, ये डेबिट क्रेडिट में कोई कलाकारी नहीं है, सबसे सिंपल वाला चैप्टर है। आपको सिर्फ असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस ही पहचानना है। 5 इलस्ट्रेशन करते ही तो सब पहचान जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। छठे से तो आगे से आगे बोलने लग जाओगे। कलाकारी इसी में है कि आप शुरू से जमा के लिखो उसको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, जल्दी जल्दी। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस मार्क करा देता हूं मैं। पेन पेंसिल हाथ में ले लो, सारे लोग हथियार हाथ में ले लो प्लीज। ले लिए? रेडी? हाँ, ओके। पहला, परचेज एक्सपेंस ई, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल एक्सपेंस ई, सेल्स इनकम, सन्ड्री एक्सपेंस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस असेट। सर क्या होता है लीज होल्ड प्रीमाइसेस और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस? प्रीमाइसेस मतलब जगह, ऐसी जगह जो मैंने लीज पे ले रखी है, 99 ईयर्स की लीज पे होती है, एक साथ पैसे जमा करा देते हैं, 100 साल तक मेरे पास रहती है। तो पैसे जमा करा दिए, 100 साल तक मेरे पास है, बेनिफिट मिलता रहेगा। क्या है मेरे लिए? असेट। मुन्ना भाई MBBS देखी तुम लोगों ने? हाँ, नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, सब देखिए मैंने तो। लगे रहो मुन्ना भाई देखिए आपने, जिसमें वो विद्या बालन होती है, FM रेडियो चलाती है, गुड मॉर्निंग मुंबई वाला। उसमें बुढ़ाऊ लोगों का घर होता है, सेकंड इनिंग हाउस, वो लीज पे होता है। लीज तुम लोग पिक्चर देखते ही नहीं हो, ढंग से देखते ही नहीं, किसी को कुछ याद नहीं। छोड़ो, तेल लेने जान दो आप। लीज होल्ड मतलब लीज पे ले रखी, 100 साल की लीज है, असेट है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब कोई लीज पे नहीं है, मेरी खुद की है, तो वो भी क्या है मेरे लिए? असेट। दोनों ही असेट है। डेटर्स, नहीं डेटर्स थोड़ी है। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, धोखेबाज।
सेल्स कहाँ जाता है, क्रेडिट, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट, लिख दो वहाँ पे DR। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स असेट, इक्विपमेंट असेट, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। प्रोप्राइटर्स विड्रॉवल ड्रॉइंग्स, कैपिटल से अपोजिट, कैपिटल जाता है क्रेडिट साइड, तो ये जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, शब्बीर सर की सुंदरी, डेटर्स है, सन्ड्री मतलब वेरियस, ये डेटर्स भी लिख सकता था, वेरियस डेटर्स भी लिख सकता है। तो डेटर्स है क्या है, असेट, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी, बैड डेट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% असेट। सर ये एट द रेट 10% क्या है नया, मतलब मैंने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो कितने परसेंट से कर रखा है, 10%। मुझे जो इस पे ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 10%। तो सर का इसका कुछ करना है क्या, जयराम जी की कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम आई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइबिलिटी, बोरोइंग्स मतलब बोरो करना उधार, लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक लाइबिलिटी, यूटीआई बैंक का नाम है, हमने उनसे लोन लिया है, लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, पेटी कैश अकाउंट असेट, पेटी कैश अकाउंट असेट। पेटी कैश क्या होता है कि जो मेरे पास मेन कैश पड़ा हुआ था उसमें से मैंने थोड़ा कैश निकाल के छोटे वाले कैशियर, पेटी कैशियर को दे दिया कि छोटे मोटे खर्चे तो इस अमाउंट में से करते रहना। एग्जाम्पल, तुम्हारी फीस तो आती है लाखों करोड़ों रुपए में, है ना, और यहाँ का खर्चा होता है हजारों रुपए में, तो हम महीने के शुरुआत में 1 लाख रुपए किसको देते हैं, विकास जी को, कि छोटे मोटे खर्चे आप इसमें से करते रहना। सबको आपको 10 से भाग दे देना है, मतलब आपकी फीस आती है 5-10 हज़ार रुपये, खर्चा होता है 1-2 हज़ार का, तो 10 हज़ार में से 1 हज़ार रुपये मैं विकास जी को पहले ही दे देता हूँ। तो विकास जी के पास उस 1 हज़ार रुपये में से जो 200 रुपये बचे हुए हैं वो भी उनके पास कैश ही है ना, वो भी क्या है हमारे लिए, असेट, ठीक है। तो ये भी कहा जाएगा डेबिट साइड। बैलेंस एट बैंक असेट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 नॉट एडजस्टेड, क्रॉस मार दो इसके ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होगा क्योंकि एडजस्ट होने के लिए रेडी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, छोड़ दूं क्या, फरहान वहां भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं, छोड़ दूं कि पढ़ा दूं, ठीक है। तो बोला ही नहीं, उसको मना करना होता तो मना कर देता, जैसे अपना बाप मना नहीं करता। बेटा फरहान पढ़ा दूं ना बेटा, देख, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब असेट, ऐसा खर्चा जो मैंने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया तो बेनिफिट कब मिलेगा, बाद में, असेट है, ए फॉर एप्पल। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, ऐसा रेंट जो अभी पे करना बाकी है, मैंने पे नहीं करा, हाँ यार, ड्यू बट नॉट पेड। बेटा ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा सी।